सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इसको समझ लीजिए। देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इसका मतलब ये होता है कि ऐसा कंजक्शन जो एक दूसरे पे क्या हो, डिपेंड हो। क्या हो, डिपेंड मतलब क्या होता है, निर्भर होता है। समझ रहे हैं? सबऑर्डिनेट कहते हैं ना, कोई भी चीज अगर होता है तो वो सबऑर्डिनेट ऐसी चीज होती है जो प्रिंसिपल पे पूरी तरीके से डिपेंड हो। किस पर डिपेंड हो? जो प्रधान वाला वाक्य है, जो प्रिंसिपल सेंटेंस है, उस पर अगर कोई भी वाक्य पूरी तरीके से डिपेंड है तो उस कंजक्शन को, उस क्लॉज को हम क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेटिंग। हमने इसमें बताया था कि बहुत सारे जो इसमें जो पार्ट है, जैसे कि दैट है, समझ रहे हो कि नहीं, व्हेन है, ये सब कैसे होते हैं? कंजक्शन होते हैं। दैट है, बिकॉज है, ये सब बताया था कि नहीं पहले शुरू में मैंने? समझ रहे हो नहीं? आफ्टर है, बिफोर है, ये सब कैसे हैं? व्हाई है, व्हाट है, ये सब कैसे कंजक्शन है? सबके सब किस में आते हैं? सबऑर्डिनेटिंग में आते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? इफ है, और क्या है, व्हेन है, व्हाइल है, ये सब कैसे कंजक्शन है? सबके सब जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसमें थोड़ा इंक डाल देता हूं। ये सब के सब कैसे कंजक्शन है? सबके सब जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। समझ गए कि नहीं भैया? टिल है, अनटिल है, ये सब कैसे हैं? सबऑर्डिनेटिंग में आते हैं। किस में आते हैं? ईटीसी कर दे रहा हूं। समझ गया कि नहीं? यहां तक जो है ये सब के सब क्या होते हैं? एक दूसरे पे पूरी तरीके से क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। ऐसा कंजक्शन जिसमें जो प्रमुख वाक्य, जो प्रधान वाक्य होता है, जो प्रिंसिपल वाक्य पर पूरी तरीके से डिपेंड होता है, उस कंजक्शन को हम क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं, ये कितने इनके क्लाज होते हैं? 3 क्लाज होते हैं। कितने होते हैं? 3 क्लाज के रूप में आते हैं। कितने क्लाज के रूप में आते हैं? 3 आते हैं। देयर आर 3 क्लाज। ये कितने क्लाज के होते हैं? देयर आर 3। इन्हें 3 क्लास के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। कौन कौन सा है? एक नाउन क्लास है, पहला, समझ रहे हो नहीं? दूसरा कौन सा क्लाज है? क्लाज है एडजेक्टिव क्लाज है। दूसरा कौन सा क्लाज है? एडजेक्टिव क्लाज है। और तीसरा कौन सा क्लाज है? एडवर्ब क्लाज। कौन सा क्लाज है? एडवर्ब क्लाज। ये 3 क्लास के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग जो है। 3 प्रकार के क्लाज होते हैं। कौन कौन सा है? पहला नाउन क्लाज है, दूसरा कौन सा है? एडजेक्टिव क्लाज, तीसरा कौन सा है? एडवर्ब क्लाज। कौन सा? एडवर्ब क्लाज। 3 क्लास के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। अर्थात ये सारे वर्ड देख रहे हैं ना जो कंजक्शन है, ये किस रूप में होते हैं? 3 प्रकार के क्लास के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जो प्रिंसिपल क्लास पे पूरी तरीके से क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। अब बात यह है कि नाउन क्लास कौन है? समझ रहे हो नहीं? ऐसा क्लास, ऐसा कंजक्शन, समझिएगा ध्यान से, ऐसा कंजक्शन जो किसी संज्ञा के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? किसी नाउन के लिए काम करता है, उसे हम कौन सा क्लास कहते हैं? नाउन क्लास कहते हैं। समझ रहे हो नहीं? और एडजेक्टिव क्लास का मतलब ये होता है कि ऐसा क्लास या ऐसा कंजक्शन जो किसी विशेषण के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? ऐसा कोई कंजक्शन हो जो किसी विशेषण के लिए काम करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। और तीसरा जो है एडवर्ब क्लास का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई क्लास या ऐसा कोई कंजक्शन जो किसके लिए काम करता हो? किसी एडवर्ब के लिए। एडवर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया विशेषण के लिए काम करता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब क्लास कहते हैं। कितने क्लास के होते हैं? इसमें कितने क्लास होते हैं? 3 क्लास होते हैं। समझ रहे हो भैया? जैसे उदाहरण में फॉर एग्जांपल में क्या है कि जैसे कि पहला क्या है कि नाउन क्लास के लिए कह दिया जाए कि दैट द सन, अरे ज्यादा और जा रहा है कि इधर नहीं दिख रहा है ना? इसके एग्जांपल हम इधर दे रहे हैं, नाउन क्लास का दे रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? दैट द सन rises in the east. In the east is right. चलिए देखिए भैया, समझ लीजिए इसमें कैसे ये किस क्लास, नाउन क्लास के रूप में आ रहा है। पहले समझिए, पहले इधर देखिए, इधर देखिए, वह सूर्य, इधर दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य जो है, समझ रहे हो नहीं, पूरब में निकलता है। यह क्या है? सत्य है। यह क्या है?
सत्य, समझ रहे हैं। तो इसका भाग ये हो रहा है कि इधर देखिए ये वाला जो दैट आया है, ये दैट किस क्या है, एक कंजक्शन है। दैट क्या है, एक कंजक्शन है। और ये कौन सा कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और ये पूरी तरीके से ये दैट जो है किस पर डिपेंड, ये कर्ता के रूप में आ रहा है कि नहीं, यहाँ तक पूरा ये सब्जेक्ट का पार्ट बन रहा है कि नहीं है। उसके बाद ये क्या बना, वर्ब बना कि नहीं, ये क्या बना, वर्ब। और किसी भी क्रिया के पहले अगर कोई शब्द आता है तो सब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट माना जाता है। और यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में क्या हो सकता है, कोई संज्ञा हो सकती है, या क्या हो सकता है, या सर्वनाम हो सकता है। सब्जेक्ट के रूप में ये तो दो होते हैं ना, कोई तो नाउन होंगे या तो क्या होंगे, या तो कोई प्रोनाउन होंगे, समझ रहे हो नहीं। तो जाहिर सी बात यहाँ दैट जो है किसके साथ आ रहा है, सन, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है, समझ रहे हो नहीं, इज राइट। इसका सही अर्थ ये होगा कि इट इज राइट, यह सत्य है कि, यह सत्य है। जब इसको हम सही रूप में लाएंगे कंजक्शन के रूप में, तो इसका क्या होगा, यह सत्य है कि सूर्य कहाँ निकलता है, पूर्व में निकलता है, समझ रहे हो नहीं। तो इसको हम जब सही रूप में लाएंगे तो क्या कहेंगे, इट इज राइट, ये सही है, समझ रहे हो नहीं। अब इसके बाद क्या करेंगे, दैट करेंगे, द सन करेंगे, राइजेस करेंगे इन द ईस्ट। अब समझ में आ गया कि नहीं। तो यहाँ कैसे ये नाउन क्लॉज में, इधर देखो, यह सत्य है, एक क्या, एक क्लॉज ये हो रहा है। ये कौन सा क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज बन गया। कौन सा क्लॉज है ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। और प्रिंसिपल क्लॉज के बाद जो आता है क्लॉज, वो कौन सा होता है, सबऑर्डिनेट। तो मतलब पहले ये आएगा तब तो ये आएगा ना। और सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा कहां पर डिपेंड होता है, प्रिंसिपल क्लॉज पे। पहले कहने का मतलब कोई भी काम, पहले बात होगी ना, ये सत्य है, ये सत्य है कि सूर्य कहां निकलता है, पूरब में निकलता है, समझ रहे हो नहीं। तो ये वाला क्लॉज पूरा का पूरा कैसे हो रहा है, ये सबऑर्डिनेट का काम कर रहा है कि नहीं। तो दैट कौन सा कंजक्शन, किसके सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ आ रहा है, तो सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन हो गई। समझ पाए कि नहीं। जब सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ आ रहा है तो कौन सा कंजक्शन होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। लेकिन ये किसके रूप में काम कर रहा है, नाउन के रूप में काम कर रहा है। किसके रूप में काम कर रहा है, नाउन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कर्ता ये बन रहा है, क्रिया ये बन रहा है, समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, यहाँ इन दोनों वाक्यों में ये बात हो रही है कि यहाँ पर ये जो नाउन क्लॉज के रूप में आया था, सब्जेक्टिव नाउन क्लॉज में आया है। किसके रूप में आया है, सब्जेक्टिव नाउन क्लॉज। लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव नाउन क्लॉज आ गया। कौन सा है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में। ये इतना पूरा का पूरा पार्ट क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। एक वाक्य अगर हम इसको सिंगल वाक्य में अगर हम इसे सिंगल वाक्य के रूप में देखा जाए तो ये क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा, ये क्या होगा, वर्ब होगा, समझ रहे हो कि नहीं। ये क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, ये सब क्या होंगे, सब ऑब्जेक्ट होंगे। दोनों में अंतर समझ पाएंगे नहीं। मतलब सब्जेक्टिव के रूप में भी नाउन क्लॉज के रूप में भी आ सकता है, और किसके रूप में आ जा सकता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में भी नाउन क्लॉज के रूप में ये आ सकता है, समझ रहे हो नहीं। और दैट और ये सारे वर्ड जो हैं, जो बिकॉज है, आफ्टर है, व्हाई है, इफ है, व्हाइल है, ये सारे के सारे शब्द जो है कौन से कंजक्शन कहे जाते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहे जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं। इसमें कोई डाउट बताओ, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं। ये तो आपका नाउन क्लॉज की बात हो गई, समझ रहे हो कि नहीं। तो उतार लीजिए इसको, जो है लिखोगे इसके बारे में कुछ जो है थोड़ा, हाँ लिख लीजिए। अच्छा मिटा दे, बंद कर दो। देखो, ए कंजक्शन दैट डिपेंड्स ऑन, ए कंजक्शन दैट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्लॉज सेंटेंस, डिपेंड्स ऑन, a conjunction that depends on principal clause sentence is called subordinating conjunction, is called subordinating conjunction. A conjunction that depends on a principal clause sentence is called subordinating conjunction. हिंदी में क्या कहेंगे, वह कंजक्शन जो प्रधान वाक्य, प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, प्रधान, समझ रहे हो नहीं, जो प्रधान वाक्य पर निर्भर होता है, जो प्रधान वाक्य पर निर्भर होता है, उसे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग माने क्या होता है, अधीनस्थ। सबऑर्डिनेटिंग माने क्या होगा हिंदी में, अधीनस्थ, जो अधीन हो किसी के, प्रिंसिपल पे अधीन है कि नहीं है, उसे अधीनस्थ कंजक्शन कहा जाता है, या
कंजक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं ना, ये तो कहते हैं ना, संयोजन या समुच्चय बोधक, वही बात तो है, संयोजन या समुच्चय बोधक कंजक्शन कहते हैं, समझ रहे हो नहीं? हो गया ना। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये उदाहरण में ये लिखना दैट, बिकॉज, ये सब हैं, समझ रहे हो ना, क्वेश्चन में कर लेना। अब लिखना कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन तीन क्लास होते हैं। कितने क्लास होते हैं? 3 क्लास होते हैं। कौन कौन सा है? नाउन क्लास है पहला, दूसरा एडजेक्टिव क्लास, तीसरा कौन सा है? एडवर्ब क्लास है। पहला कौन सा है? देयर आर 3 क्लॉजेस ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। देयर आर 3 क्लॉजेज ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अगला पॉइंट में है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के कितने क्लास होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नाउन क्लास है पहला, दूसरा एडजेक्टिव क्लास, तीसरा क्या है? एडवर्ब क्लास है। समझ गए कि नहीं? पहला कौन सा है? नाउन क्लास है, दूसरा एडजेक्टिव क्लास, तीसरा एडवर्ब क्लास। पहला नाउन क्लास, दूसरा एडजेक्टिव क्लास, तीसरा एडवर्ब क्लास। हो गया ना। तो सबसे पहले नाउन क्लास के लिए लिखो हेडिंग करके, जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को नाउन क्लास के रूप में, एज ए नाउन क्लास। लिखो ए क्लॉज दैट, नाउन क्लास का डिफिनीशन जो है, ए क्लॉज दैट, ए क्लॉज दैट, ए क्लॉज दैट लिखे ना, वर्क्स फॉर नाउन। A clause that works for a noun is called noun class। उसे क्या कहते हैं? नाउन क्लास। आपको पेपर में आपके दे देगा, यहां पर ऐसे दे देगा, और सर अंदर लिखिए। क्या चीज? नहीं दिख रहा है क्या इधर? ज्यादा अंदर? अरे यार मिटाना पड़ेगा इसे, मिटा दें इसे, इसे इरेज कर देना, ऊपर वाले तो इरेज कर दें हम। तो ये सब्जेक्ट के रूप में है और ये वाला किसके रूप में है? ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। दोनों के रूप में आया है कि नहीं? क्योंकि दोनों तरीके से लिखे जाते हैं कि नहीं, सेंटेंस होते हैं जो कंजक्शन के जो है। एक तो कैसे होता है, ये देखो यहाँ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ही शुरू कर दिया है। किससे कर दिया है? सबऑर्डिनेटिंग क्लास से ही शुरू हो गया है और प्रिंसिपल क्लास बाद में आया है। समझ रहे हो कि नहीं? और एक सबसे बड़ी इसमें विशेषता ये भैया समझ लो कि जब कॉमा के बाद कोई अंग्रेजी में वाक्य होता है, कॉमा के बाद, समझ रहे हो नहीं, तो वही प्रिंसिपल क्लास होता है। वही क्या होता है? प्रिंसिपल क्लास होता है। और लेकिन जब कंजक्शन के पहले आया हो, किसके पहले आया हो? कंजक्शन के पहले, तो वो भी कौन होता है? प्रिंसिपल क्लास होता है। समझ रहे हो नहीं? अर्थात कॉमा के पहले, ध्यान दो, दिमाग पे रखना, क्योंकि कभी कभी पूछता है, उलझा देता है। समझ रहे हो नहीं? अगर कॉमा के पहले अगर कोई भी अगर सेंटेंस है, समझ रहे हो नहीं, तो हमेशा वो सबऑर्डिनेट क्लास होगा। कैसा होगा? सबऑर्डिनेट क्लास। और कॉमा के बाद आएगा तो कैसा होगा? प्रिंसिपल क्लास। और दूसरी विशेषता ये है कि प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास को पहचानने के लिए कि कंजक्शन के पहले जो आएगा वो क्या होगा? प्रिंसिपल क्लास, और कंजक्शन के जो बाद आएगा वो कौन होगा? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्लास होगा। कौन सा होगा? सबऑर्डिनेटिंग क्लास। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये नाउन क्लास की डिफिनीशन थी इसमें। और इसमें जैसे कि नाउन क्लास हमें कैसे पता चला कि देखो ये क्या हुआ, करता हो रहा है, किसी भी एक सामान्य सा सेंटेंस अगर हमें करना होता है तो उसकी किसी जरूरत होती है? सब्जेक्ट की जरूरत होती है, फिर वर्ब की जरूरत होती है, फिर कंप्लीमेंट से अदर शब्द होते हैं। तो यहां पर देखते हैं हम, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो रहा है? सब्जेक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? ये सब्जेक्ट बन रहा है, फिर वर्ब बन रहा है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट बन रहा है। एक सेंटेंस बन गया कि नहीं बन गया? ये क्लास के रूप में बना है कि नहीं बना है? क्लास के रूप में एक सेंटेंस हुआ कि नहीं? तो ये क्या है? सब्जेक्ट के रूप में है, तो इसे हम क्या मानेंगे? नाउन क्लास। किस क्लास के रूप में है? नाउन। क्योंकि किसी भी क्रिया के पहले जो है संज्ञा या सर्वनाम ही आते हैं। क्या आते हैं? संज्ञा या सर्वनाम ही आते हैं। तो ये नाउन क्लास है, लेकिन किसके रूप में है? सब्जेक्ट के रूप में है। किसके रूप में है? सब्जेक्ट के रूप में। और यहां पर भी नाउन क्लास है, लेकिन यहां पर किस रूप में हो रहा है? दूसरे वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है। किस रूप में हो रहा है? ऑब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि यहां पर करता इट हो रहा है। समझ रहे हो नहीं? क्रिया क्या हो रही है? इज हो रहा है। समझ रहे हो नहीं? राइट क्या है? ऑब्जेक्ट हो रहा है। एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं नहीं सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में। समझ रहे हो नहीं? तो लेकिन ये वाला जो दैट आया है वो किस रूप में आया है? यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में है नाउन क्लास ही,
लेकिन किसके रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप में। समझ गया कि नहीं? तो इसको उतार लीजिए, लिख लीजिए ना, इसे मिटा दें इसे। चलिए देखिए, अब पेपर में आपके आएगा कैसे, इसके बारे में पूछेगा तो नाउन कौन सा क्लॉज है सबऑर्डिनेटिंग। अरे यार मिट नहीं रहा है। क्या से कौन जरूरत है वीडियो, कौन सीख लिया प्रतीक? अच्छा, उधर ना देखते रहो तो बढ़िया लाइव बनी रहती है, और देखो साला का सब गड़बड़ा जाता है कि नहीं। उसे बंद कर दो, बंद। एडजेक्टिव क्लॉज में क्या होता है कि ऐसा कोई क्लॉज जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ऐसा कोई कंजक्शन जो क्या करता है, किसी भी वाक्य में किसी भी व्यक्ति की क्या करता है, विशेषता को बताता है। किसको बताता है? किसी के गुण को बताता है। तो ऐसे क्लॉज को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज। समझ रहे हो नहीं? अर्थात ऐसा कोई कंजक्शन जो गुण के रूप में काम करता है। किसके लिए काम करता है? जो किसी की विशेषता को बताने के लिए काम करता है, उसे हम कौन सा क्लॉज कहते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे इसमें क्या है कि दिस इज द प्लेस वेयर he was born। चलिए देखिए, यह वही स्थान है, समझ रहे हो कि नहीं, जहां पर उसने क्या किया था? जन्म लिया था। ध्यान समझिएगा, दिस इज द प्लेस। पहले देखिए इस वाक्य में क्या हो रहा है कि एक सेंटेंस ये पूरा हो रहा है, समझ रहे हो कि नहीं, और दूसरा सेंटेंस क्या हो रहा है? ही वॉज बॉर्न हो रहा है। और वेयर क्या है? एक कंजक्शन है। वेयर क्या है? एक कंजक्शन है। और ये कैसा कंजक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कैसा है? पहले स्थान को तो बताया जाएगा ना प्रिंसिपल क्लॉज में, और दूसरे क्लॉज में किसमें क्या होगा? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। समझ रहे हो कि नहीं? अब जब सबऑर्डिनेटिंग ये कंजक्शन है वेयर, समझ रहे हो कि नहीं, देखो यह वही स्थान है। तो ये स्थान है, स्थान क्या है? एक कोई वस्तु है या व्यक्ति है, समझ रहे हो कि नहीं, या स्थान हो सकता है। समझ रहे हो कि नहीं यहाँ पर? और वेयर ये किसकी विशेषता को बता रहा है? इस स्थान के गुण को बता रहा है। किसके क्वालिटी को बता रहा है? किसकी क्वालिटी को बता रहा है? स्थान की क्वालिटी को बता रहा है कि नहीं? तो ये कौन सा क्लॉज हुआ? एडजेक्टिव क्लॉज हुआ कि नहीं हुआ? मतलब ऐसा कोई कंजक्शन, ऐसा कोई शब्द, समझ रहे हो कि नहीं, जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण को बताता हो, तो ऐसे क्लॉज को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? आपको पेपर में ऐसे ही दे देगा, वहां पर जो है ए ऑप्शन में रहेगा, ये आपको ऐसे रहेगा, और यहाँ पर इसको इसी को सिर्फ इस क्लॉज को जो है आपको छाटना रहेगा। समझ रहे हो नहीं? ये वाला पूरा पार्ट जो है रहेगा। समझ रहे हो नहीं? वेयर ही वाज बॉर्न, उसके जन्म लेने की बात कही जा रही है। समझ रहे हो नहीं? उसके किसकी बात कही जा रही है? जन्म लेने की बात। ए में दे देगा नाउन क्लॉज है, क्योंकि ये क्वालिटी को बता रहा है ना। बी में दे देगा एडजेक्टिव क्लॉज है, और सी में दे देगा एडवर्ब क्लॉज है, और डी में दे देगा नन ऑफ दीज इसमें से। तो ये कौन सा क्लॉज है बताओ? वेयर, इधर वाला पार्ट। समझ रहे हो कौन सा क्लॉज है? एडजेक्टिव क्लॉज है। समझ में आ गया कि नहीं? ये चीज मतलब कहने का मतलब ऐसा कोई कंजक्शन या ऐसा कोई शब्द, समझ रहे हो कि नहीं, जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण को बताता हो। किसके गुण को बताता हो? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण को बताता हो। ऐसे कंजक्शन को हम कौन सा क्लॉज कहते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज का कंजक्शन कहते हैं, जो किस पर होता है? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में होता है। किसमें होता है? सबऑर्डिनेटिंग। जैसे वेयर है, व्हाट है, व्हाई है, सब के सब क्या है? सब के सब पार्ट किसके हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन माने जाते हैं। समझ गया कि नहीं? क्लियर हो गया कि नहीं? बताओ इसमें कोई डाउट इसमें? अब देखिए अगला वाला जो है वो कौन सा है? एडवर्ब क्लॉज है। कौन सा है? एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज मतलब क्या होता है कि क्रिया विशेषण को बताने वाले क्लॉज। ऐसे क्लॉज समझ रहे हो नहीं? इसमें क्या होता है कि ऐसा कोई कंजक्शन, समझिएगा, ऐसा कोई कंजक्शन जो किसी क्रिया की विशेषता को बताता हो। किसकी विशेषता को बताता है? क्रिया। यहां पर तो कोई ऐसा कंजक्शन होता था जो पर्सन, प्लेस या किसको बता रहा था? क्वालिटी को बता रहा था। पर्सन या तो प्लेस या थिंग के क्वालिटी को बता रहा था कि नहीं बता रहा था? समझ रहे हो नहीं? ऐसा कोई कंजक्शन जो इन तीन चीजों की क्वालिटी को बताए, समझ रहे हो नहीं, उस कंजक्शन को हम क्या कहते थे? कौन सा क्लॉज कहते थे? एडजेक्टिव क्लॉज कहते थे। कौन सा क्लॉज कहते थे?
एडजेक्टिव क्लॉज। लेकिन एडवर्ब क्लॉज में क्या है कि ऐसा कोई कंजक्शन जो क्रिया की विशेषता को बता रहा हो, किसकी बता रहा हो, क्रिया की विशेषता अर्थात क्रिया के गुण को बता रहा हो। जैसे कह दिया जाए कि उदाहरण के जो किसके लिए काम करता हो, ऐसा कंजक्शन जो क्रिया के लिए काम करता हो, उस कंजक्शन को हम क्या कहेंगे, एडवर्ब क्लॉज कहेंगे। क्या कहेंगे, एडवर्ब क्लॉज कहेंगे। जैसे कह दिया जाए कि इफ यू वर्क्स हार्ड यू विल सक्सीड। इफ यू वर्क्स हार्ड, इसे ऐसे कर लो, इफ यू वर्क्स हार्ड, उसके बाद कॉमा है, यू विल सक्सीड। अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो आप सफल हो जाओगे। समझ रहे हो कि नहीं। तो ये कैसा क्लॉज है, पहली बात है सबऑर्डिनेट। हमने बताया था ना, कॉमा के पहले वाला पार्ट हमेशा कौन सा क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेटिंग होता है। समझ रहे हो कि नहीं। कॉमा के बाद वाला कौन सा होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है। समझ रहे हो कि नहीं। एक तो आप इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हो, समझ रहे हो कि नहीं। ये कैसा क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। समझ रहे हो कि नहीं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कॉमा के पहले वाला जो क्लॉज होता है, जो वाक्य होता है, वो कैसा होता है, सबऑर्डिनेटिंग। कॉमा के बाद वाला जो होता है वो कैसा होता है, प्रिंसिपल क्लॉज। एक तो इस तरह लिख सकते हो और इसी को एक तो कैसे लिख सकते हो, यू विल सक्सीड। उसके बाद क्या होगा, इफ यू वर्क्स हार्ड। चलिए देखिए भैया, अब देखिए यहाँ पर ये इफ क्या है, कंजक्शन है। इफ क्या है, इस वाक्य में कंजक्शन कौन है, इफ है। तो अब देखिए एक हमको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को जो है पता करना होगा। तो कैसे करना होगा, कॉमा के पहले वाला जो होगा वो होगा सबऑर्डिनेट। समझ रहे हो। और एक में कैसे होगा, जब इस तरह का सेंटेंस होगा तो कंजक्शन के बाद वाला हमेशा सबऑर्डिनेट माना जाता है। किसके बाद माना जाता है, कंजक्शन के बाद वाला। समझ रहे हो। और कंजक्शन के पहले वाला हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज माना जाता है। समझ रहे हो कि नहीं। अब बात इसमें यह हो रही है कि इधर देखो, यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो आप सफल होगे। अब यहां पर बात ये इफ किसकी विशेषता को बता रहा है, क्रिया की विशेषता को बता रहा है। इफ किसकी विशेषता को बता रहा है, क्रिया विशेषता ये बता रहा है कि कठिन परिश्रम करोगे, काम करने की विशेषता को बता रहा है कि नहीं। यदि आप कठिन, इसकी विशेषता को बता रहा है, यू की विशेषता को बता रहा है, नहीं बता रहा ना, यू के कामों की विशेषता को बता रहा है। अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो आप क्या होगे, सफल होगे। नहीं समझ पाए। तो ये यहाँ पर इफ ये वाला क्लॉज जो है, इफ वाला जो है, समझ रहे हो कि नहीं। ये कौन सा है, एडवर्ब क्लॉज हो रहा है। कैसा हो रहा है, एडवर्ब क्लॉज हो रहा है। समझ में आ गया कि नहीं। अगर आपको एक से एग्जांपल दे दिया इसमें जो है कि ये कौन सा क्लॉज है, इफ को, जो इफ के बाद वाला दे दिया इसे, समझ रहे हो कि नहीं। इफ यू वर्क्स हार्ड, या ऐसे ही रहेगा इफ यू वर्क्स हार्ड। समझ रहे हो कि नहीं। और 4 ऑप्शन है इसमें, 4 विकल्प। बताओ इसमें कौन सा ये क्लॉज होगा, माना जाएगा। नाउन क्लॉज का होगा कि एडजेक्टिव क्लॉज होगा कि एडवर्ब क्लॉज होगा कि इनमें से कोई नहीं। बताओ, सेंटेंस यही है, कौन सा होगा, एडवर्ब क्लॉज होगा। क्योंकि ये किसके, कार्यों की विशेषता को बता रहा है ना। किसके क्वालिटी को बता रहा है, कार्यों को। मतलब ऐसा कोई कंजक्शन जो कार्य की विशेषता को बताता हो। किसकी विशेषता को बताता हो, कार्य की विशेषता को बताता हो। तो ऐसे कंजक्शन को हम एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवर्ब क्लॉज। उसके साथ जो भी सेंटेंस रहेगा, जुड़ा रहेगा, वो सब का सब क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज में आएगा। किस में आएगा, ठीक, मिटा दो, लिख लो इसके बारे में। लिखिए इसके बारे में। हाँ, एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज बचा है ना। नाउन क्लॉज तो हो गया है ना, नाउन क्लॉज हो गया। तो एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में लिखो। लिखो वह द क्लॉज और कंजक्शन दैट वर्क्स फॉर, द क्लॉज और कंजक्शन दैट वर्क्स फॉर दैट वर्क्स फॉर लिखे ना, दैट वर्क्स फॉर एंड, सॉरी एज लिखना है, नहीं ठीक है। द वर्क्स फॉर लिखे ना, एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज। इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज। हिंदी लिख लेना,
ऐसा कंजक्शन जो ऐसा कंजक्शन जो किसी विशेषण के लिए काम करता हो, जो किसी विशेषण के लिए काम करता हो तो उसे एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाता है, तो उसे एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल्स ये है आपका सामने, समझ रहे हो कि नहीं? ये आपका एग्जाम्पल है, 4 ऑप्शंस हैं। इसमें ये क्या होगा, वेयर को दे देगा, वेयर ही वाज बॉर्न, समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें ऑप्शन में कौन होगा, एडजेक्टिव क्लॉज कौन होगा बताओ? इसमें ये नाउन, ये वेयर ही वाज बॉर्न कौन सा क्लॉज है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो कौन सा क्लॉज, नाउन क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज है? बताओ कौन सा क्लॉज है वेयर ही वाज बॉर्न? एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं? इसको कर लीजिए कि एडजेक्टिव क्लॉज है। हो गया ना? ये है ना, दिस इज द प्लेस, या वही स्थान है जहां पर, समझ रहे हो ना, उसने जन्म लिया था। और दूसरा एग्जांपल देते हैं क्या कि ठीक है बताओ, और दे दें? This is same girl नहीं, दिस इज द सेम गर्ल हु चैलेंज यू, जो आपको चुनौती देती है, समझ रहे हो कि नहीं? या वही लड़की है जो आपको क्या करती है, चुनौती देती है। तो हु चैलेंज यू कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज है? यहाँ पर हु जो है किसकी विशेषता को बता रहा है, गर्ल की विशेषता को बता रहा है ना। और एडजेक्टिव में क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान को जो विशेषता बताता है, ऐसा शब्द क्या माना जाता है, विशेषण माना जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन ये यहाँ हु किस रूप में है, कंजक्शन के रूप में है, क्योंकि 2 वाक्यों को जोड़ रहा है ना। कितने वाक्यों को जोड़ रहा है, 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। तो ऐसी अवस्था में ये हु चैलेंज यू, एक क्लॉज ये हुआ, एक क्लॉज ये हुआ, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये कैसा क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है वाला जो है, ये सबऑर्डिनेटिंग जो क्लॉज है, ये किसकी विशेषता को बता रहा है, पूरा का पूरा। जो चैलेंज, जो आपको चुनौती दी है, कौन दी है, मतलब लड़की दी है ना, वही लड़की, इस लड़की की विशेषता। लड़की क्या हुआ, पर्सन हुआ, समझ में आ गया नहीं? तो यहाँ पर ये कौन सा होगा क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज होगा कि नाउन क्लॉज होगा? हु कौन सा क्लॉज होगा, एडजेक्टिव क्लॉज होगा, समझ में आ गया कि नहीं? एडवर्ब क्लॉज के लिए लिख लो, वीडियो बना रहे हैं तो आप उसमें लिख दीजिए, तब वीडियो देखने में अच्छा लगेगा। क्या वीडियो जब बना रहे हैं तो उसमें ऐसे बोलते जाइए, हम लोग लिखते जाएं, आप भी वहाँ लिख दीजिए, ताकि वीडियो जब देखे बच्चे। अच्छा, ये मतलब डेफिनेशनों लिखे? अभी ऐसे कर लो, उसके बाद बाद में इसको लिखवा दीजिए, पहला भी कर लो, बहुत लिखाना है, बहुत बताना है, समझ रहे हो नहीं? सही नहीं, लिख लो। क्या लिखे थे, कुछ भी नहीं लिखे। एडवर्ब क्लॉज में लिखो, ए क्लॉज और कंजक्शन दैट, ए क्लॉज और कंजक्शन दैट वर्क्स फॉर and a clause or conjunction that works for, a clause or conjunction that works for a clause or conjunction that works for, a clause or conjunction लिखे ना, that works for an adverb is called adverb clause, is called adverb clause, is called
हो गया ना, इज कॉल्ड एडवर्ब क्लॉज, इज कॉल्ड एडवर्ब क्लॉज, हो गया ना भैया। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, वो हिंदी में लिखना हो लिख लो, देखो ऐसा कंजक्शन या क्लॉज जो, ऐसा कंजक्शन या क्लॉज जो किसी क्रिया विशेषण, जो किसी क्रिया विशेषण के लिए काम करता हो या आया हो, बात वही है कि नहीं, काम कर, एडवर्ब क्लॉज उसे एडवर्ब क्लॉज कहा जाता है, उसे एडवर्ब क्लॉज कहा जाता है। हो गया ना, उसे कौन सा क्लॉज कहा जाता है, एडवर्ब क्लॉज कहा जाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये है आपके सामने, लिख लीजिए इसमें, और दूसरा एग्जाम्पल दे दें क्या, क्या दूसरा उदाहरण दे दें क्या, दे दीजिए सर। लिख लीजिए, चलिए देखिए, अनलेस ही रीड, अनलेस मतलब क्या होता है, यदि वो नहीं पढ़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं, या जब तक वो नहीं पढ़ेगा, यदि नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा, नहीं सफल होगा। अब यहाँ पर देर देखो, ये अनलेस जो शब्द है ये किसकी विशेषता को बता रहा है, पढ़ने की विशेषता को बता रहा है ना, इसकी थोड़ी बता रहा है। यदि वो नहीं पढ़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं, तो वो सफल नहीं होगा, अर्थात जब तक नहीं पढ़ेगा तब तक वो सफल नहीं होगा, समझ रहे हो कि नहीं। अनलेस को हम इफ के रूप में भी मानते हैं और किसके रूप में मानते हैं, जब तक के रूप में भी माना जाता है, समझ रहे हो, जब तक की नहीं, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पर ये अनलेस जो ये वाला क्लास जो है, समझ रहे हो नहीं, आपको ऐसे अनलेस ही रीड, सॉरी यहाँ यस लगा लेना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा ना पहली क्लास। बताओ इसमें क्या होगा, ये वाला ऐसे आपको अंडरलाइन कर देगा, ये कौन सा क्लास है आपको दे देगा। तो बताओ इन तीनों में कौन सा क्लास है, ये एडवर्ब क्लास है कि एडजेक्टिव क्लास है कि नाउन क्लास है, क्योंकि ये किसकी विशेषता को बता रहा है, अनलेस वर्ग की विशेषता को बता रहा है। समझ में आ गया कि नहीं, चीज क्लियर है ना भैया। तीन ऑप्शन है इसमें जो, हो गया। चलिए ये आपका टॉपिक जो आपका सबऑर्डिनेटिंग जो क्लास का जो क्लास थे, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास, ये खत्म हो गया, समझ रहे हो कि नहीं। अब आपके इसके कुछ कंजक्शन के जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के ही कुछ यूज हैं स्पेशल, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे कि यूज ऑफ इफ, ये कैसे होता है, इनका क्यों होता है। जैसे यूज ऑफ, समझ रहे हो कि नहीं, दैट, इनका प्रयोग, यूज ऑफ व्हेन, यूज ऑफ व्हाई, कितने कितने रूपों में किए जाते हैं, इन सबको आपको बताना है, समझ रहे हो कि नहीं। तो आज से ही बता देंगे, कल से जैसे कहो, हाँ चलिए ठीक है ना। आज न्यूज़पेपर पढ़ना है बंद ही कर दीजिए, इससे अच्छा है 5 मिनट पढ़ाने से क्या मतलब है। तो और पढ़ा देते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है सर, हाँ मिटा दें सर। तो ये क्लास वाला भैया आपको जो फंक्शन था समझ में आ गया ना। यूज ऑफ व्हेन और व्हाइल, इन दोनों में डिफरेंसेस समझ रहे हो, इन दोनों में अंतर क्या है। व्हेन और व्हाइल दोनों जब काट देते हैं कभी कभी, समझ रहे हो कि नहीं। दोनों मतलब क्या होता है, जब, और दोनों कैसे कंजक्शन है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। दोनों कैसे कंजक्शन है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ये समझ रहे हो कि नहीं। पहली इसकी विशेषता ये है कि व्हेन का प्रयोग समझ लीजिए भैया। व्हेन का प्रयोग सबसे पहली बात यह है कि ये समय के आशय से होता है। किसके लिए होता है, समय के लिए। इट इज यूज्ड फॉर टाइम, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है,
टाइम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? और व्हेन का दूसरा पॉइंट ये है कि अर्थ किसका देता है? जब। व्हेन का किसका अर्थ देता है? जब। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन ये दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? दो होते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? कौन कौन से हैं? जैसे कि व्हेन एक कंजक्शन है। समझ रहे हो कि नहीं? व्हेन दो पार्टों में प्रयोग किया जाता है। एक तो किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसमें होता है? कंजक्शन के रूप में। और एक ये क्या है? ये प्रोनाउन भी है। ये क्या है? प्रोनाउन है। लेकिन कौन सा प्रोनाउन है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, व्हेन का प्रयोग। और एक किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब ये कंजक्शन के रूप में प्रयोग होगा तो व्हेन तीन आशय से प्रयोग होता है। समझ रहे हो कि नहीं? पहली बात तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है। जब समय के आशय को व्यक्त करना होता है तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? टाइम। और जब ये कंजक्शन के रूप में होता है तो ये किसका अर्थ देता है? जब का अर्थ देता है। किसका अर्थ देता है? जब। लेकिन जब ये प्रोनाउन के रूप में होता है तो इसका अर्थ क्या होता है? कब होता है। क्या होता है? कब। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जब इंट्रोगेटिव ये प्रोनाउन होता है तो अंत में क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। समझ रहे हो कि नहीं? ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। किसके रूप में होता है? एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। हम अभी बता देंगे इसके दोनों को जो नोट करके। समझ रहे हो कि नहीं? एक तो प्रोनाउन के रूप में भी होता है और किसमें होता है? एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। लेकिन कौन सा एडजेक्टिव? इंट्रोगेटिव का ही एडजेक्टिव हो। किसके रूप में? इंट्रोगेटिव के एडजेक्टिव के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? और कंजक्शन के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। अर्थात तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका प्रयोग होता है। कंजक्शन के रूप में जब होगा तो पहली बात तो ये समय के लिए होगा। समझ रहे हो कि नहीं? और दूसरी चीज ये होता है कि जब कभी भी एक काम हो रहा हो, क्या हो रहा हो? एक काम चल रहा हो। समझ रहे हो? ये तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। पहला तो किसमें होता है? कंजक्शन के रूप में होता है। दूसरा ये प्रोनाउन के रूप में भी प्रयोग होता है। और तीसरा किसके रूप में होता है? एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। जब कंजक्शन के रूप में होता है तो ऐसी अवस्था में तीन अवस्थाओं में ये प्रयोग किया जाता है। कितनी अवस्थाओं में प्रयोग किया जाता है? तीन अवस्थाओं में। पहला ये समय को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जब जमान बात यह है कि अगर कोई भी टाइम को बताया जाए, किसको बताया जाए? टाइम को बताया जाए तो कंजक्शन के रूप में व्हेन का प्रयोग किया जाएगा। समझ रहे हो नहीं? और वहां पर कंजक्शन के रूप में इसका अर्थ हिंदी में क्या होगा? जब होगा। क्या होगा? जब होगा। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल क्या है कि आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता कि, इधर देखो, व्हेन ही goes to village, मैं नहीं जानता कि वो कब गांव जाता है। यहां तो यही बात हो रही है ना? यहां सिर्फ एक समय की बात बता रही है कि जाने की बात कही जा रही है। नहीं दिख रहा है क्या? ऐसा कह लो ना। मैं नहीं, इधर एग्जाम्पल ऐसा लिख देते हैं। अच्छा, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो व्हेन ही goes to village, मैं नहीं जानता कि वो गांव कब जाता है। अब यहाँ व्हेन जो है भैया ना, ये किसकी बात? एक समय, मतलब उसके जाने के समय की बात कर रहा है कि जाने का समय कब है ये नहीं पता। 2 बजे जाता है कि 3 बजे जाता है कि 4 बजे, कि आज जाएगा कि कल जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पर समानता व्हेन का प्रयोग किसके लिए हुआ है? समय के लिए हुआ। किसके लिए हुआ है? समय के लिए। और जाहिर सी बात हमने बताया ना, ये सारे वर्ड किसमें होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में होते हैं। किसमें होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग। तो ये कौन सा कंजक्शन होगा? सब के सब सबऑर्डिनेटिंग होंगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये क्लियर हुआ ना? पहली बात ये समझ पाएंगे नहीं? मतलब व्हेन का प्रयोग ये है, ये कंजक्शन के रूप में जब के आशय से होता है। पहला पॉइंट ये है कि टाइम के लिए होता है। किसके लिए होता है? टाइम के लिए, समय को दर्शाने के लिए। सिर्फ समय को जब इंडिकेट किया जाता है तो व्हेन का प्रयोग किया जाएगा। समझिए कि नहीं? और समय उसमें कोई निश्चित भी हो सकता है, अनिश्चित भी हो सकता है। समझ रहे हो कि नहीं? कोई फिक्स नहीं है, कोई टाइम नहीं है, लेकिन टाइम को शो किया जाएगा। समझ रहे कि नहीं? दूसरी चीज क्या है कि व्हेन का प्रयोग एक कब होता है? जब एक काम खत्म हो जाए। क्या हो जाए? एक काम खत्म हो जाए और दूसरा शुरू हो जाए। समझ रहे हो कि नहीं? जब कोई भी व्यक्ति एक काम को खत्म, मतलब दो क्लाज हो, उसमें कितने क्लाज हो? 2 क्लाज हो। एक प्रिंसिपल क्लाज होगा, एक कौन होगा? सबऑर्डिनेट होगा। जाहिर सी बात, जिसमें एक काम पूरी तरीके से खत्म हो, पूरा खत्म हो जाए और दूसरा फिर क्या हो? शुरू हो। तो ऐसी अवस्था में व्हेन का प्रयोग किया जाएगा। किसके आशय से? जब के आशय से। किसके आशय से होगा? जब के आशय से। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे उदाहरण में कह दिया जाए कि व्हेन ही came then I went there। चलिए देखें, जब वह आया
तब मैं वहां गया, समझ रहे हो कि नहीं? जब वह आया तब मैं वहां गया, समझ रहे हो नहीं? यहाँ व्हेन ही केम हेयर कर लीजिए, अच्छा लगेगा, समझ रहे हो नहीं? जब वह यहाँ आया तब मैं वहां गया, समझ रहे हो कि नहीं? चलिए देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है, एक काम क्या हो रहा है, ये खत्म हो गया जब आ गया पूरी तरीके से, समझ रहे हो कि नहीं? और फिर उसके बाद दूसरा काम क्या हो रहा है, जाने का काम शुरू हुआ, समझ रहे हो कि नहीं? इसमें एक काम पूरी तरीके से खत्म हो पहला, तो दूसरा उसके बाद शुरू हो रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? तो क्लियर हुआ कि नहीं ये चीज? मतलब दूसरा रूप ये है कि जब एक काम जो है पूरी तरीके से एक काम खत्म हो जाए, क्या हो जाए, खत्म हो जाए, और दूसरा तब शुरू हो, समझ रहे हो कि नहीं? तो ऐसी अवस्था में व्हेन का प्रयोग किया जाएगा। किसके आशय से प्रयोग किया जाएगा, जब के आशय से। किसके आशय से, जब के आशय से, समझ रहे हो कि नहीं? और तीसरा इसके लिए किसके लिए होता है, ये अवस्था के लिए बताता है। किसके लिए आता है, अवस्था। अवस्था मतलब जानते हैं ना, एज जिसे कहते हैं। अवस्था मतलब क्या होता है, स्टेट। एज कहो या स्टेट, किस क्या कह सकते हैं हम, एज कहो या स्टेट, किसी की दशा, समझ रहे हो कि नहीं? किसी के समय ऐसी हो जिसमें दशा की बात की जा रही हो, समझ रहे हो कि नहीं? कि जब मैं बूढ़ा था या जब मैं बच्चा था, या ऐसा बात बोलनी जाती है कि नहीं, तो मैं बड़ा शरारती था, समझ रहे हो कि नहीं? तो अवस्था को शो कर रहा ना, अर्थात बचपना की बात कहा रहा है वहां पर, समझ रहे हो कि नहीं? जैसे कह दिया जाए व्हेन आई वाज यंग, जब मैं युवा था, आई वॉज वेरी लेजी, ऐसा बोला जाता है कि नहीं? जब मैं युवा था, तो युवा यहाँ पर क्या हो रहा है, एक अवस्था को शो कर रहा है ना। और व्हेन क्या है, समय है यहाँ पर भी, लेकिन ये कैसी बात की जा रही है, अवस्था सूचक समय की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, अवस्था, एक जो स्टेट थी, आप युवापन, समझ रहे हो नहीं? जब मैं युवा था तो मैं बहुत क्या था, बहुत आलसी था, समझ रहे हो नहीं? तो व्हेन यहाँ भी प्रयोग हो रहा है, क्या है, कंजक्शन है। कैसा कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर हो गया कि नहीं? तो व्हेन में अंतर समझ में आ कि नहीं? और देखिए व्हेन का प्रोनाउन के रूप में होगा। पहले बात समझ लीजिए, व्हेन का प्रयोग जो है 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक तो कंजक्शन के रूप में होगा, दूसरा प्रोनाउन के रूप में होगा, तीसरा एडजेक्टिव के रूप में। और जब प्रोनाउन के रूप में होगा तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव के रूप में भी होगा तो इंट्रोगेटिव। लेकिन जब ये प्रोनाउन के रूप में होता है तो कब का अर्थ देता है, किसका अर्थ देता है, कब का अर्थ, किसका अर्थ देता है, कब का अर्थ देता है, समझ रहे हो कि नहीं? जैसे उदाहरण में कह दिया जाए प्रोनाउन के रूप में इसका जो है, जैसे कह दिया व्हेन डज ही कम, वह कब आता है। यहां पर देखिए व्हेन का प्रयोग किसके रूप में किया गया है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में है। किसके रूप में है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हम कैसे पहचानेंगे कि इस वाक्य में इंट्रोगेटिव ये प्रोनाउन है, समझ रहे हो कि नहीं? जब इधर देखिए व्हेन के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए या मेन वर्ब आ जाए, क्या आ जाए, कोई वर्ब आई हो, क्या आई हो, कोई वर्ब आई हो, अंत में क्या हो, प्रश्नवाचक चिन्ह हो, तो ऐसी अवस्था में व्हेन हमेशा क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन एक तो हम ऐसे भी कह सकते हो व्हेन ही कम्स, ऐसे भी तो कहा जाता है ना, कभी कभी देखते हो ऐसे लिखा रहता है, समझ रहे हो नहीं? अब व्हेन किस रूप में आया है यहाँ पर, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में आ गया। किस रूप में आ गया है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब एक चीज ये समझना है कि व्हेन के बाद जब कोई नाउन या प्रोनाउन आया हो, क्या आया हो, कोई नाउन या प्रोनाउन, तो ही क्या है, एक प्रोनाउन है ना, ही क्या है, एक प्रोनाउन, और अंत में क्या आया हो, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो तुरंत व्हेन क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाता है, समझ गए कि नहीं भैया? और जब ये व्हेन के बाद कोई वर्ब आई हो, क्या आई हो, कोई वर्ब आया हो, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। समझ में आ गया कि नहीं? और कंजक्शन के बारे में तो जानेंगे, 2 क्लास को बीच में जोड़ता है तो कंजक्शन के रूप में होगा। और जब ये प्रोनाउन के रूप में होगा तो इसका अर्थ क्या होगा, कब का अर्थ होगा। क्या होगा इसका अर्थ, कब, समझ रहे हो कि नहीं? जब ये प्रोनाउन के रूप में होगा तो इसका अर्थ क्या होगा, कब होगा। जैसे ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको मैं इसमें जो है ए ऑप्शन में दे रहा हूं कि ये जो है कंजक्शन है, ये बी ऑप्शन में है आपका प्रोनाउन है, और सी ऑप्शन में है एडजेक्टिव है। ये आपको पता करना है, समझ रहे हो ना, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच। और डी में है नन ऑफ दीज है,
डी में है नन ऑफ दिस है। ये 4 ऑप्शन है, 4 विकल्प हैं। अच्छा बताओ इस वाले सेंटेंस में वेन किस रूप में आया है? कंजक्शन की, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की, नन ऑफ दिस? कंजक्शन के रूप में आया है। समझ रहे हो कि नहीं? इस वाले सेंटेंस में किस रूप में आया है वेन? कंजक्शन के रूप में आया है कि नाउन आया कि प्रोनाउन आया कि एडजेक्टिव आया है? तो कंजक्शन के रूप में आया। समझ रहे हो कि नहीं? और ये वाले वाक्य में जो है यहाँ पर वेन किस रूप में, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच में आया है? प्रोनाउन के रूप में। कैसे पता चला? जब इसके बाद क्या आया हो, कोई वर्ब आया अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये तुरंत क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। और कौन सा प्रोनाउन होगा? इंट्रोगेटिव होगा। समझ में आ गया कि नहीं भैया? फिर उसके बाद क्या है कि ये नीचे वाले वाक्य में ये वेन किस रूप में आया है? कंजक्शन के रूप में आया कि प्रोनाउन के रूप में कि एडजेक्टिव के रूप में आया है? एडजेक्टिव के रूप में, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा है। जब इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन होगा तो ये किसके रूप में आएगा? एडजेक्टिव के रूप में आएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो कोई डाउट वेन के बारे में पूरा खत्म आपका वेन। अब पहले वेन के बारे में लिखा दें कि फाइल भी बता दे तब? लिख लो इसके बारे में, वेन के बारे में। यूज ऑफ वेन स्पेशल कर लेना। यूज ऑफ वेन लिखो, यह एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कैसा कंजक्शन है? सॉरी, इट इज एन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इट इज एन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। पहला पॉइंट, ठीक है ना? इट इज एन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। हाँ, इट इज एन, सॉरी ए सबऑर्डिनेटिंग है ना? इट इज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इट इज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। हो गया ना भैया? दूसरा पॉइंट में इसमें लिखना है कि इट डिनोट्स जब, जिसे कहते हैं हम, क्या कहेंगे? जब। एज कंजक्शन। इट डिनोट्स जब एज कंजक्शन। ये कंजक्शन के रूप में किसका अर्थ देता है? जब का अर्थ देता है। किसका अर्थ देता है? डिनोट्स माने क्या होता है? अर्थ देना। डिनोट्स मतलब क्या होता है? अर्थ देना। चाहे गिव मीनिंग्स कह सकते हो या डिनोट्स भी कह सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं? डिनोट्स कह सकते हो, कनोट भी कह सकते हो। समझ रहे हो नहीं? किसका अर्थ देता है? जब कर देता है। अगला पॉइंट ये है कि कंजक्शन के रूप में लिखना समानता लिखो। इट इज जनरली यूज्ड फॉर टाइम शोइंग। इट इज जनरली यूज्ड फॉर टाइम शोइंग। टाइम के बाद स्टेट भी लिख लेना। समय या अवस्था दोनों की बात हो जा रही है ना, कम कर लो। क्या मतलब है? टाइम और स्टेट। हाँ, स्टेट मतलब उसी में आ जाएगा जो, समझ रहे? STAT स्टेट, समझ रहे हैं? शोइंग SHOWING। इसकी हिंदी लिख लेना। सामान्य तौर से यह समय एवं अवस्था को दर्शाने या बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। हो गया ना? तीसरा वाला पॉइंट लिखिएगा। इट इज यूज्ड फॉर व्हेन, इट इज यूज्ड एज कंजक्शन। ऐसे लिखो, इट इज यूज्ड एज कंजक्शन व्हेन, इट इज यूज्ड एज कंजक्शन व्हेन लिखे ना, द फर्स्ट वर्क is completed and the second is completed and then the second work या verb and then the second work या verb is started। हिंदी में लिख लीजिएगा। इसका प्रयोग कंजक्शन के रूप में जब एक काम पूरी तरीके से, इसका प्रयोग कंजक्शन के रूप में जब एक काम पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और एक काम पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और तब दूसरा काम शुरू हो,
तो किया जाता है, ठीक है ना। कंजक्शन के रूप में 3 अवस्थाएं हैं, समझ रहे हो ना। पहली बात तो टाइम को से करता है, दूसरी बात क्या होता है जब कंजक्शन के रूप में होता है जब कर देगा व्हेन, समझ रहे हो नहीं। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें एक काम पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और उसके बाद दूसरा शुरू होता है। और तीसरा हमेशा स्टेट को शो करता है, किसको शो करता है ये, स्टेट या एज को। लेकिन व्हेन जब प्रोनाउन के रूप में होगा तो इसकी विशेषता ये है कि अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह रखेगा और अपने तुरंत बाद क्या रखेगा, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब रखेगा, समझ रहे हो कि नहीं। और जब ये एडजेक्टिव के रूप में होगा तो क्या होगा, अपने तुरंत बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लेगा, अंत में क्या लेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। और यहां पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कब अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कब। जब ये क्या होगा, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के रूप में होगा। और जब कंजक्शन के रूप में होगा तो इसका अर्थ क्या होगा, जब होगा। समझ में आ गया नहीं भैया। ये आपको ये एग्जांपल्स हैं, ये भी एग्जांपल है और ये आपका जो है विकल्प है जो, और इसमें आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। नोट पॉइंट करके इसके बारे में लिखोगे, इंट्रोगेटिव के बारे में समझ में आ गया है, ठीक है। बस करते हैं, ठीक सर, बस।